स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज की इस यूनिट में हम आप लोग को बताते हैं कि ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है, इसमें हमारे पास कौन से डोमेन आते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हमारे पास किस टाइप के एमसीक्यूज़ हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को ये बताएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ब्लूम टेक्सोनोमी इज अ सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट इन अ हायरार्की फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कि हम अपने असाइनमेंट, ऑब्जेक्टिव्स या क्वेश्चन जो हमारे कोर्स के होते हैं उसको सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स एक हायरार्की में जब जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो सिस्टम हमारे पास ब्लूम्स टेक्सोनोमी कहलाता है। इसकी मैं एग्जांपल दूं आपको कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हमने हाँ या ना में देना है, इस तरह हमारे पास क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब हमने एक दो सेंटेंस में देना होता है, इस तरह हमारे पास क्वेश्चन होते हैं जिसके जवाब में हमने कुछ प्रैक्टिकल जो है प्रेजेंटेशन भी देनी होती हैं, प्रैक्टिकली भी वो परफॉर्म करना होता है। तो ये तमाम चीज़ें उसको सिंपल से लेके कम्प्लेक्स तक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक हायरार्की के बेस पे हुई है, तो वो हम ब्लूम टेक्सोनोमी उसे कहते हैं। तो पहला एमसीक्यू तो ये कि आप इसके डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए कि जब भी अगर एग्ज़ाम वगैरह में आ जाए कि हम ऑब्जेक्टिव्स या असाइनमेंट को सिंपल से कम्प्लेक्स तक जिस सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो कौन सा है, तो वो हमारे पास ब्लूम टेक्सोनोमी है। ब्लूम टेक्सोनोमी वाज क्रिएटेड इन 1956 अंडर द लीडरशिप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम इन ऑर्डर टू प्रमोट हायर फॉर्म ऑफ थिंकिंग इन एजुकेशन। तो ये हमारे पास इसके बैकग्राउंड है कि इसको 1956 में क्या किया, डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने जो है इसे वो प्रमोट किया, बनाया, टेक्सोनोमी बनाई ब्लूम्स टेक्सोनोमी। और इसका मकसद ये था कि जो हमारे पास सिंपल फॉर्म ऑफ एजुकेशन है इसको कॉम्प्लेक्स में किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है, कि जो हम सोचते हैं इसको हम प्रैक्टिकल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इसको हम और कॉम्प्लेक्स किस तरह बनाएंगे। तो ये हमारे पास इसके 3 डोमेन हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी के 3 डोमेन हमारे पास आते हैं, एक कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा इफेक्टिव, तीसरा साइकोमोटर। तो ये 3 डोमेन भी आप एमसीक्यूज़ में याद रख लें कि आपके पास एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि ब्लूम टेक्सोनोमी या ब्लूम के डोमेन कौन से, तो कॉग्निटिव डोमेन में हमारे पास ये है कि उसमें हम थिंकिंग और मेंटल स्किल्स पे बात करेंगे कि जो हमारे पास माइंड रिलेटेड चीज़ें हैं, कि जो हम सोचते हैं, जो हम मेंटल स्किल्स हमारे जहन में आते हैं, जो है कॉग्निशन हमारे जहन में आती है, तो वो हम कॉग्निटिव डोमेन में लिखेंगे। दूसरा हमारे पास होगा इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन पे हम बात करेंगे इमोशंस और फीलिंग की, कि जो हमारे इफेक्शन है, कि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको किस तरह फील करते हैं, किस तरह इमोशंस हमारे पास क्या होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं साइकोमोटर डोमेन पे। साइकोमोटर डोमेन किसे कहते हैं? साइकोमोटर डोमेन में हम फिज़िकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन और इसमें हम मोटर स्किल्स वगैरह जो हैं उस पर तवज्जो देंगे, कि जो हमारे पास फिज़िकल मूवमेंट हमारे कौन से है, फिज़िकल जो प्रैक्टिस, अगर नर्सिंग की हम बात करें तो नर्सिंग प्रैक्टिस में जो हम फिज़िकली जो काम करते हैं, जो कैनोलेशन हो गया, मेडिकेशन वगैरह, तो ये चीज़ें जो हैं, ये नॉलेज जो है ये हमारे पास फिर साइकोमोटर डोमेन में हम लाते हैं। तो ये हमारे पास 3 डोमेन हुए। तो अब हम एक एक करके हर डोमेन को उसके इंटरनल पॉइंट्स जो हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन में लिखा है आउट ऑफ 3 डोमेन ब्लूम्स एक्सप्लेन कॉग्निटिव डोमेन इन डिटेल। एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें कि चूँकि ब्लूम टेक्सोनोमी में 3 डोमेन आते हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर, लेकिन ज़्यादा तवज्जो ब्लूम्स ने किस पे दी, वो उसने दी कॉग्निटिव डोमेन पे। स्प्लिट द कॉग्निटिव डोमेन इनटू हायरार्की ऑफ 6 लेवल। कॉग्निटिव डोमेन को 6 लेवल पे हायरार्की में उसने डिवाइड किया और फिर उसको लोअर से लेकर हायर तक उसको जो है एक हायरार्की के तौर पे उसे रखा असेंडिंग आर्डर में, और वो सिंपल से हमारे पास कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये है हमारे पास डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन के जो पॉइंट। तो ये हमारे पास सबसे पहले आता है नॉलेज, इसके बाद फिर कम्प्रिहेंशन। तो जैसे ही हम आगे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो ये कम्प्लेक्सिटी की तरफ हमारे पास जाता रहेगा। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन का पहला पॉइंट हमारे पास है नॉलेज।
तो नॉलेज क्या होता है? नॉलेज इज डिफाइंड एज रिकॉल ऑफ प्रीवियस लर्नड इंफॉर्मेशन। नॉलेज रिप्रेजेंट द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम इन कॉग्निटिव डोमेन। देखो कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज को जो है वो नीचे सतह पे रखा गया है। क्यों? इसलिए कि नॉलेज हमारे पास वो इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी हमने सीखी हुई होती है। इसकी एग्जांपल है कि डिफाइन सीपीआर। आपसे कोई पूछे कि डिफाइन नर्सिंग, तो आपको पता है कि नर्सिंग हमारे पास एक प्रोफेशन है जिसमें क्या है, केयर प्रोवाइड करते हैं। आपसे कोई पूछे व्हाट इज डिफाइन हॉस्पिटल, तो आप उसकी डिफिनीशन दे। आप किसी पूछे डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आपसे कोई पूछे डिफाइन किडनी, तो किडनी हमारे पास फिल्ट्रेटिंग ऑर्गन है। आपसे कोई पूछे डिफाइन हार्ट, तो जितनी भी चीज़ों कोई भी चीज़ की अगर आपसे सिंपल डिफिनीशन पूछी जाती हैं तो उसमें क्या है, तो उसमें आपकी जो नॉलेज होती है तो आप उसको रिकॉल करते हैं, याद करते हैं और डायरेक्ट वो बोल लेते हैं। तो ये फिर हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन का नॉलेज पोर्शन में ये आता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स आपके पास बनेंगे कि डिफाइन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, या कोई क्वेश्चन हमसे कोई पूछे कि डिफाइन नर्सिंग, या कोई क्वेश्चन पूछे डिफाइन माइक्रोबियोलॉजी, डिफाइन ह्यूमन बॉडी, या डिफाइन किडनी, डिफाइन लीवर, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आते हैं नॉलेज। इसमें कीवर्ड्स ये होंगे कि कोई आपसे पूछेगा डिफाइन, डिस्क्राइब, स्टेट, रिकॉल, लिस्ट, नेम, तो इसमें जो चीज़ें हमें याद होती हैं हम डायरेक्टली वो बोल लेते हैं। दूसरा हमारे पास है कंप्रीहेंशन। तो कंप्रीहेंशन जो है वो नॉलेज से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। किस तरह कि कंप्रीहेंशन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल, एक्सप्लेनिंग और समराइजिंग अ प्रॉब्लम इन वन ओन वर्ड्स। क्या है कि नॉलेज में सिर्फ डिफिनीशन थी, लेकिन इसमें हमसे थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी वो मांगते हैं, समराइजेशन भी मांगते हैं। अगर कोई हमसे पूछे डिफाइन किडनी, तो वो हमारे पास नॉलेज में आते हैं, लेकिन कोई पूछे डिफाइन द फंक्शंस ऑफ किडनी इन योर ओन वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, तो ये हमारे पास फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन में। आपसे कोई पूछे व्हाट इंक्लूड इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड, क्या आप अपने बातों में या सिंपल आप अल्फाज में ये बता दें कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन में। इसकी एग्जांपल क्या है कि गिव टू एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, या ये हमारे पास ये जो हमारे फील्ड का है कि एक्सप्लेन सीपीआर इन योर ओन वर्ड, तो ये फिर हमारे पास आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन में। और कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज से जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें हमारे पास अगर कोई कहता है कीवर्ड्स में जी लिखा है कि पैराफ्रेज समथिंग, समराइज समथिंग, गिव एग्जांपल ऑफ समथिंग, तो फिर वो हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्रिहेंशन में। और ये कॉम्प्रिहेंशन जो है हमारे पास सेकेंड वो है पॉइंट है कॉग्निशन का। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं एप्लीकेशन में। ये अब हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में क्या है कि एप्लीकेशन रिफर टू द एबिलिटी टू यूज लर्नड मटेरियल इन न्यू एंड कंक्रीट सिचुएशन। से एप्लीकेशन में हम ये करते हैं कि जो हमने सीखा हुआ और जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास स्किल है, तो हम किस तरह उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी सीखी हुई हैं उसको जब मैं एप्लीकेशन में कन्वर्ट करता हूं तो फिर इसे कहते हैं एप्लीकेशन। किस तरह कि सीपीआर मुझे पता है सीपीआर क्या होता है, सीपीआर के बारे में मैं जानता हूँ। जब मैं सीपीआर प्रैक्टिकली परफॉर्म करूँगा तो फिर ये एप्लीकेशन में आएगा। या यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अ नर्स इंटर्नी अप्लाई व्हाट शी लर्नड इन हर फार्माकोलॉजी क्लास व्हेन शी केयर फॉर अ पेशेंट, कि एक नर्स जो है उसने जो फार्माकोलॉजी क्लास में जो डोज वगैरह उसने पढ़ा था, मेडिकेशन वगैरह, तो वो जब पेशेंट को कर रहे हैं हॉस्पिटल वगैरह में, तो ये हमारे पास अप्लाई कर रहे हैं, वो जो उसके पास नॉलेज थी उसने अप्लाई किया। तो ये थर्ड फैक्टर, हमारा थर्ड पॉइंट से हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी का। इसके कीवर्ड्स हमारे पास क्या होंगे, अप्लाई, प्रिपेयर, शो, सॉल्व, यूजेस, तो ये हमारे पास इसके कीवर्ड्स हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं एनालिसिस पे। तो एनालिसिस किसे कहते हैं? Analysis refer to ability to break down material into its component part so that its organizational structure may be understood. Analysis में हमारे पास ये होते हैं कि अगर कोई हमें कह दे कि आप ह्यूमन स्ट्रक्चर के ऑर्गन के को एक एक करके एक्सप्लेन कर ले, या आप ह्यूमन बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं आप उसको एक्सप्लेन करें, तो फिर हम क्या करते हैं, हम पहले किडनी एक्सप्लेन, फिर लीवर, फिर हार्ट, फिर हमारे पास लंग्स वगैरह, तो एक एक ऑर्गन करके हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके कहते हैं एनालिसिस, कि एक चीज़ को आप पीसीज में कन्वर्ट करके हर एक स्पीसीज को आप इस तरह से
स्टडी करें, इस तरह से आप जो है उसको प्रेजेंट करें कि उसके ऑर्गेनाइजेशन का पता चल जाए कि इनके आपस में क्या कांटेक्ट हैं। यहाँ पे एग्जांपल में है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये हमारे पास नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं। तो इसमें आपको पता चल जाता है कि इनके दरमियान क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन नहीं है। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है कि ब्रेक डाउन एनसीपी टू इट्स पार्ट। तो नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग केयर प्लान वो मैंने वीडियोस जो है लीडर लेक्चर मेरा है, उस आप इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नर्सिंग केयर प्लान में हमारे पास असेसमेंट होती हैं, डेटा होता है, डायग्नोसिस होती हैं, इंटरवेंशन, एवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंटेशन। तो ये तमाम चीज़ों को एक एक करके जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो फिर ये हमारे पास आ जाता है एनालिसिस में। एनालिसिस में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन को हम पीसीज में कन्वर्ट करके देखते हैं कि उसमें आपस में क्या क्या कनेक्शन है। सही है, तो ये हमारे पास जो है एनालिसिस है। एनालिसिस के बाद हम आ जाते हैं 5th नंबर पे सिंथेसिस पे। सिंथेसिस किसे कहते हैं? सिंथेसिस हमारे पास 5th पॉइंट है डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी का। इसमें ऐसा होता है कि सिंथेसिस रिफर टू द एबिलिटी टू पुट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल। Learning outcome in this area stress creative behavior with major emphasis on the formulation of new pattern or structure। तो सिंथेसिस में ये होता है कि हमारे पास जो नॉलेज होती है, हमारे पास जो पार्ट्स होते हैं, उनको एक साथ करके एक चीज़ बनाना। मेडिकली एग्जांपल मैं दूँ नर्सिंगली, कि जब हम किनोलेशन करते हैं तो किनोलेशन में क्या करते हैं कि हमारे पास जो है कार्टन होता है, वो जगह साफ़ करना, उसके बाद हमारे पास किनोला होते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि स्टिकिंग होती हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जमा करके हम क्या करते हैं, आईवी लाइन पास कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसको टीच करते हैं, उसे हम मेडिकेशन देते हैं, उसे एक्सरसाइज का कहते हैं, उसे न्यूट्रिशन का कहते हैं, उसे हम जो है बाकी चीज़ों का कहते हैं। तो ये कंबाइन होके हमारा मकसद क्या होता है, उसकी केयर करना, उससे ट्रीटमेंट। तो ये तमाम चीज़ों के डिफरेंट पार्ट्स को जमा करके कंबाइन करके उससे एक चीज़ बनाना, एक चीज़ कंबाइन करना, तो इसे कहते हैं सिंथेसिस। और ये हमारे पास 5th पॉइंट्स हैं कॉग्निटिव डोमेन का। यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है कि अ थेरापिस्ट कंबाइन योगा, बायोफीडबैक, सपोर्ट ग्रुप थेरापी इन क्रिएटिंग अ केयर प्लान फॉर हिज पेशेंट। कि उसने एक थेरापिस्ट हैं तो क्या कहते हैं, ये तमाम चीज़ें जमा करके, थेरापिस्ट हमारे पास फिजियोथेरापिस्ट होते हैं तो क्या कहते हैं, वो एक्सरसाइज, योगा, ये चीज़ें जमा करके उसने एक प्लान बना लिया अपने पेशेंट के केयर के लिए। दूसरा हमारे पास है कंबाइंड एलिमेंट ऑफ ड्रामा, म्यूजिक, डांस इनटू अ स्टेज प्रेजेंटेशन। अच्छा, इन की वर्ड्स में हमारे पास क्या है कि कंबाइंड्स, कंपाइल्स, कंपोज, क्रिएट, डिज़ाइन एटसेट्रा, ये हमारे पास की वर्ड्स में आता है। इसके बाद हम आ जाते हैं एवैल्यूएशन में। एवैल्यूएशन इज कंसर्न विद द एबिलिटी टू जज द वैल्यू ऑफ मटेरियल फॉर अ गिवन पर्पस। अच्छा, एवैल्यूएशन में हम ये करते हैं कि हम चीज़ों को जज करते हैं लेकिन उनकी अहमियत की बिना पे, कि एक चीज़ की अहमियत क्या है, उसकी अहमियत कितनी ज़्यादा होगी, हम उसकी सिलेक्शन उसी टॉप कैटेगरी में करेंगे। यहाँ पे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो अगर आपको कोई कहे कि 2 नर्सिंग स्टूडेंट की आप एवैल्यूएशन करें तो आप देखेंगे उसका नॉलेज लेवल सही है या नहीं है, वो हमारे पास जो है प्रैक्टिस उसका किस तरह है। तो ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें देकर आप एवैल्यूएट कर लेते हैं और आप उसको जो है एक कैटेगरी में वो देते हैं कि वो जो उसके पास चीज़ें हैं, उसके पास जो नॉलेज स्किल्स वगैरह हैं, तो आप वो उसको वैल्यू कितना देता है, तो उसकी बिना पे आप एवैल्यूएट करते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप यहाँ पे जो एग्जांपल में शर्ट दिए हैं कि आप जो कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट शर्ट्स होते हैं, तो वहाँ उसमें आप वो सेलेक्ट करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें क्वालिटीज़ होती हैं, तो एवैल्यूएशन भी इसे कहते हैं। एग्जांपल में है कि रैंक द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड स्पोर्ट्समैन इन ऑर्डर टू ऑफ इम्पोर्टेंस टू यू, कि आपको अगर रैंकिंग में दिया हुआ है कि आपने एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, आपके पास जो है डिफरेंट प्रोसीजर हैं, 3-4 प्रोसीजर हैं आपके पास नर्सिंग, तो आप उसमें वो सेलेक्ट करेंगे, आप उसकी एवैल्यूएशन करते हैं, फिर उसके बाद आप वो सेलेक्ट करते हैं जिसका वैल्यू, जिसके आपके पास जो है फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। डिसाइड हु प्रेजेंट द बेस्ट, आप वो डिसाइड करेंगे, आप वो सेलेक्ट करेंगे जिसका रिजल्ट बेस्ट होगा। सही है, तो इसके कीवर्ड्स क्या होंगे कि कहीं पे आपको लिखे हैं कि कंपेयर दिस एंड दिस, सही है, कंक्लूड या जस्टिफाई, तो वो तब आप जो है ये कर सकते हैं।
एवोल्यूशन में। तो ये हमारे पास जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी था। इसके बाद क्या हुआ कि ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो रिवाइज्ड हो गई, उसका कॉग्निटिव डोमेन वो रिवाइज्ड हो गया। ये हमारे पास जो थे ये थे नाउन, और फिर ये कन्वर्ट नाउन हमारे पास ये थे इन अ फॉर्म ऑफ नाउन, जिस तरह नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, ये तमाम हमारे पास क्या हैं, ये तमाम हमारे पास हैं नाउन में आते हैं। फिर ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास वर्ब में, तो ये क्या है, ये हमारे पास रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी है कि नॉलेज कन्वर्ट हो गया रिमेंबरिंग में, कंप्रिहेंसिंग जस्टिफाइंग कंप्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग में, एप्लीकेशन हमारे पास अप्लाइंग में, एनालिसिस में, सेंथिसिस और एवोल्यूशन की जगह चेंज हो गई, सेंथिसिस की जगह एवोल्यूशन आ गया और एवोल्यूशन की जगह क्रिएटिंग। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि रिवाइज्ड और ब्लूम टैक्सोनॉमी में फ़र्क क्या है, इसमें ये चेंजेस होगी, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई। इसके बाद हम आ जाते हैं इफेक्टिव डोमेन में, जो कि सेकंड डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी का है। इसे किसने बनाया? इट वाज डेवलप्ड बाय डेविड क्राथवाल इन 1964। इसे डेविड क्राथवाल ने बनाया 1964 में। तो आप ये चीज़ें याद रख लें, क्योंकि इफेक्टिव डोमेन ये ब्लूम ने नहीं, ये डेविड क्राथवाल का है। The effective domain includes the manner in which we deal with things emotionally, feeling, values, motivation and attitude। इफेक्टिव डोमेन कहते हैं इफेक्शन को, कि हमारे पास जो चीज़ें आती हैं, जो हमारे पास कंडीशंस, जो डेली बेसिस पे हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, तो हम उसको किस तरह फील करते हैं, उसको किस तरह हम रिस्पांस करते हैं, उससे किस तरह हम वैल्यू देते हैं, हमारे मोटिवेशन, हमारा एटीट्यूड क्या होता है। कि एक चीज़ मेरे पास आती है तो मैं उसको किस नज़र से देखता हूँ, किस तरह सोचता हूँ, क्या मेरे जज्बात होते हैं, क्या ऐसा साथ होते हैं। तो इसमें हमारे पास 5 मेजर कैटेगरी हैं, जिसको हमने सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक हमने उसको जो है रखा हुआ है। ये भी उस तरह कॉग्निटिव की तरह है कि इसमें हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। तो पहला हमारे पास है रिसीविंग फिनोमेना। एक हमारे पास होता है रिसीविंग फिनोमेना। रिसीविंग फिनोमेना किसे कहते हैं? कि वो चीज़ या वो कोई कंडीशन, ऐसा कोई नॉलेज जिसे हम सिर्फ रिसीव करते हैं। द लर्नर पैसिवली अटेंड टू पार्टिकुलर फिनोमेना और स्टिमुलाई लाइक क्लासरूम एक्टिविटीज, टेक्स्ट बुक, म्यूजिक। एग्जाम्पल में लिखा है कि लिसन टू अदर विद रिस्पेक्ट, लिसन फॉर एंड रिमेंबरिंग द नेम ऑफ न्यूली इंट्रोड्यूस पीपल। रिसीविंग फिनोमेना हमारे पास ये है कि कोई टीचर हमें टीच कर रहा है और हम सिर्फ उसको सुन रहे, हम उसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर रहे। जिस तरह मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब के ज़रिए, तो ये आप मुझे सुन रहे हैं, तो इसे कहते हैं रिसीविंग फिनोमेना, क्योंकि आप इसमें इंटरफेरेंस या आप इसमें मुझे कोई आंसर क्वेश्चन नहीं कर सकते, ना कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं रिसीविंग फिनोमेना। कि इसमें जो बोलने वाला होगा वो तो बोलेगा, लेकिन जो रिसीवर होंगे, जो लर्नर होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ उसे रिसीव करेंगे, पैसिवली उसमें कोई एडिशन वगैरह नहीं करेंगे। दूसरा हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्डिंग फिनोमेना। तो रिस्पॉन्डिंग फिनोमेना रिसीविंग फिनोमेना से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि इसमें लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। द लर्नर नॉट ओनली अटेंड टू द स्टिमुलस बट रिएक्ट इन सम वे। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास क्लास डिस्कशन जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कि अगर कोई शख्स हमें बता रहे हैं, जिस तरह हम अगर किसी पेशेंट से इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो हम उससे जो कहते हैं तो वो भी आगे से हमें जवाब देता है, तो वो फिर हमारे पास रिस्पॉन्डिंग फिनोमेना में आता है। कि इसमें लर्नर जो होगा, सामने वाला जो होगा, वो खामोश नहीं बैठेगा, बल्कि वो क्वेश्चन भी कर सकता है, वो हमें आंसर भी दे सकता है। सही है। तो ये हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्डिंग फिनोमेना में। इसके कीवर्ड्स ये होंगे कि कोई आपसे पूछेगा कि आंसर दिस थिंग या डिस्कस विद मी, परफॉर्म, तो ये तमाम चीज़ें फिर हमारे पास रिस्पॉन्डिंग फिनोमेना में आती है। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं वैल्यूइंग। वैल्यूइंग ये कि हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होंगी तो हमने उनको अहमियत देनी है। जिस तरह हमारे पास जो है सामने बहुत सी चीज़ें होती हैं, मेरे पास नर्सिंग स्टडीज़ भी हैं, थ्योरी भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, स्किल्स भी हैं, तो मैं किस चीज़ को कितनी तवज्जो देता हूँ, कितनी मैं उसे अहमियत देता हूँ और क्यों देता हूँ, उसका रीज़न क्या है, तो वो फिर हम वैल्यू में देखते हैं। द वर्थ अ लर्नर अटैच टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, फिनोमेना और बिहेवियर, इसको कहते हैं वैल्यूइंग। दिस रेंज फ्रॉम अ सिंपल एक्सेप्टेंस टू मोर कम्प्लेक्स स्टेट ऑफ कमिटमेंट। इसमें हमारे पास सिंपल एक्सेप्टेंस से लेकर मोर कम्प्लेक्स
कमिटमेंट तक आते हैं कि इसमें क्या होता है कि हमने एक चीज़ को वैल्यू दी तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, आई एक्सेप्ट, ये मैं नर्सिंग स्किल सीखना चाहता हूँ, यस मैं ये सीखना चाहता हूँ, नहीं ये थ्योरी मैं अभी नहीं सीखना चाहता, इसको मैंने आगे सीखनी है, नहीं इस चीज़ की मुझे फ़ायदा नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें फिर वैल्यू में आती हैं। और फिर वैल्यूइंग भी रेंज करता है किस चीज़ को हम कितनी ज़्यादा अहमियत देते हैं। एग्जाम्पल में ये है कि डिमॉन्स्ट्रेट बिलीफ इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एन एक्टिविस्ट शेयर हिज आइडिया ऑन इंक्रीज इन सैलरी ऑफ लेबर। वैल्यू में ये होता है कि हमारे पास कोई पेशेंट है तो हम उसको वैल्यू देते या नहीं देते, हम किस पेशेंट को वैल्यू देंगे, जिसे नीड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये हम इमरजेंसी में यूज़ करते हैं कि हम पेशेंट के कंडीशन के बिहाफ पे उसे वैल्यू देते हैं। किसको रेड जोन में रखते हैं, किसे हम येलो में रखते हैं। जो हमारे पास ज़्यादा ख़तरनाक होता है उसको हम ज़्यादा ट्रीटमेंट देते हैं, जो ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन होते हैं। जो थोड़ा बहुत स्टेबल होते हैं तो खैर है, अगर उसको ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात नहीं, जो इमरजेंसी होगा, जो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होगा, हम उसको अहमियत देंगे। तो वो फिर हमारे पास आ जाता है वैल्यूइंग में। इसके बाद हम फोर्थ वन पे फिर हम आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं कि ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यू, रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट एमंग देम एंड स्टार्टिंग टू बिल्ड एन इंटरनली कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि हम डिफरेंट वैल्यूज़ वाली चीज़ों को आपस में मिला के उनमें जो हमारे पास कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनमें जो प्रॉब्लम होती हैं, उनमें जो क्लैशेस वगैरह होती हैं, उसको हटा के एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक चीज़ बना ले। किस तरह ऑर्गेनाइज फॉर्म में चीज़ बनाने का मकसद वो मतलब ये है कि हमारे पास जो नर्सिंग जॉब है तो इसमें क्या होता है, इसमें हम डिफरेंट प्रोसीजर, डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट पर्सन्स वगैरह वो कंबाइन हो के डिफरेंट वैल्यूज़ वाली चीज़ें होती हैं। तो उसमें कन्फ्लिक्ट वगैरह रिजॉल्व के हम एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। कि अगर हमारे पास लाइट की कोई प्रॉब्लम है या कोई जो है टाइम का मसला है या हमारे पास रिसोर्सेज वगैरह का मसला है, तो वो तमाम कन्फ्लिक्ट निकाल के हमारा मकसद ये होता है कि अच्छे से अच्छा केयर उस पेशेंट को मिले। तो फिर इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये इसमें हम बिहेवियर्स, इमोशंस वगैरह सब इसमें फिर आते हैं कि हम इन तमाम चीज़ों पे काबू पाके हमने एक इस तरह प्रेजेंट करना है ताकि हमारे पास ऑर्गेनाइज फॉर्म में वो काम हो सके और वो प्रॉब्लम हमारे पास हल हो सके। सही है। यहाँ की लिखे हैं कि अ टीन एजर स्पेंड मोर टाइम इन हर स्टडी देन विद हर पेरेंट एंड प्रायोरिटाइज टाइम इफेक्टिवली टू मीट द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली एंड सेल्फ। अच्छा, ये हमारे पास इफेक्टिव डिमांड का फोर्थ वाला पॉइंट है। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं characterization. Characterization at this level, the person has held a value system that has controlled his behavior for a sufficiently long time that a characteristic lifestyle has been developed. इसमें ये होता है कि हमारे पास हम जिन चीज़ों को हम वैल्यू कम देते हैं, जिसको ज़्यादा देते हैं, तमाम वैल्यूज़, बिहेवियर, बिलीफ वगैरह को जमा करके जो हमारा एक लाइफस्टाइल बन जाता है, जो हमारे रहने सहने का जो एक ढंग बन जाए, एक तरीका बन जाता है, जो हमें प्रेजेंट करता है, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो हमारे इमोशन, फीलिंग्स होते हैं, जो हमें एक इंसान, जो हमें एक ऐसा पर्सन बनाता है जिसके अपने वैल्यूज़, बिलीफ होंगे, तो वो उसके कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में ये होता है कि अगर एक शख्स की अगर मैं आपको बात करूं तो क्या है कि वो जो है थोड़ा बहुत गुस्सा करता है, वो फैशनेबल है, वो एजुकेटेड है, वो इंटेलिजेंट है, तो ये तमाम चीज़ें जो हमारे पास कंबाइन होके वैल्यूज़, डिफरेंट वैल्यूज़ कंबाइन होके हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक लाइफस्टाइल बन जाए, तो फिर इसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। द बिहेवियर इज परवेसिव, कंसिस्टेंट, प्रिडिक्टेबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर। क्या होते हैं कि इसमें जो आपको बिहेवियर होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे, हर जगह आपके वही बिहेवियर होंगे, वो आपको प्रेजेंट करेंगे, वो उसमें चेंजेस नहीं आएंगी, वो आप जो है इंपॉर्टेंट होंगे, वो लर्नर को जो है प्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल आता है कोऑपरेट्स इन ग्रुप एक्टिविटीज, वैल्यू पीपल फॉर व्हाट दे आर, नॉट हाउ दे लुक। तो क्या है कि हमारे पास इसमें क्या होते हैं कि आप किसी शख्स को वैल्यू दे किस बिहाफ के कि वो क्या है, इस तरह नहीं कि वो किस तरह दिख रहे हैं, क्योंकि
इसका मतलब ये है कि हर इंसान जो है उस शक्ल सूरत पे आप ना जाए, आप ये जाएं कि उसकी अहमियत क्या है, उसको जो है वो काम कि उसके पास स्किल्स क्या है, उसकी क्या अहमियत है, तो हमने उस पे देखना है, उस नहीं कि वो किस तरह प्रेजेंट करता है। क्यों, ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने जो है पर्सन जिस तरह प्रेजेंट कर रहा है तो वो उस तरह होगा। ये हम अक्सर ड्रामे वगैरह देखते हैं तो उसमें जो प्रेजेंट करते हैं वो इस तरह नहीं होता। यहाँ पे इस पिक्चर में दिया हुआ है कि ये जो हमारे पास पिक्चर में जो है ये जोकर है, तो ये प्रेजेंट तो फ़नी करता है, लेकिन क्या पता इसके जो है प्रॉब्लम्स वगैरह हो, इसको ये जो है अंदर की तरफ से खुश ना हो। तो ये फिर हमारे पास कहते हैं करेक्टराइजेशन, कि वो चीज़ जो आपको में ऐसे एक्टिविटीज़ वगैरह बना लें कि वो आपके लाइफस्टाइल को आपको फुल जो है प्रेजेंट करे, इसको कहते हैं करेक्टराइजेशन। इसके बाद हमारे पास अच्छा वो इफेक्टिव डोमेन अब ख़त्म हो गया। अब हमारे पास थर्ड डोमेन में आ जाते हैं जिसे कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, यूज ऑफ मोटर स्किल्स एरिया। डेवलपमेंट ऑफ दिस स्किल रिक्वायर प्रैक्टिस एंड इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ स्पीड टाइम। 7 major category are listed from simplest behavior to the most complex। साइकोमोटर में क्या होते हैं कि हमारे पास फिजिकल मूवमेंट क्या होती है, हमारे फिजिकल मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, हमारे मोटर स्किल्स क्या हैं, जो हम जहन में सोचते हैं उसको हम थ्रू एक्शन, प्रैक्टिस या स्किल के ज़रिए किस तरह परफॉर्म करते हैं, तो ये फिर हमारे पास आ जाते हैं साइकोमोटर डोमेन में। और इसको हमने 7 कैटेगरी में लिस्ट किया हुआ है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। साइकोमोटर डोमेन को किसने डेवलप किया, अनीटा हारो इन 1972 में उन्होंने जो है ये इसको डेवलप किया। द साइकोमोटर डोमेन कंसर्न थिंग्स स्टूडेंट्स माइट फिजिकली डू। इसमें वो चीज़ें होती हैं जिसे हम फिजिकली परफॉर्म करते हैं, जिस तरह परसेप्शन। परसेप्शन किसे कहते हैं, द एबिलिटी टू अप्लाई सेंसरी इंफॉर्मेशन टू मोटर एक्टिविटी। एस्टिमेट, यहाँ पे एग्जांपल दिए गए, देखो कि जो हमारे जहन में आता है उसके मुताबिक जब हम एक्शन करते हैं तो इसे कहते हैं परसेप्शन। मिसाल के तौर पे मैंने एक गेंद फेंक दी दीवार की तरफ, अब मैं उसे देख रहा हूँ थ्रू आई साइड सेंसेस, उसे महसूस कर रहा हूँ कि वो किस साइड पे जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे, ऊपर या नीचे, तो वो किस साइड पे जाएगा, तो ये हमारे पास जो है उसकी तरफ मैं हाथ जो है बढ़ाऊँगा। मैंने दीवार की तरफ गेंद को फेंका, अब वो वापस आ रहा है, अब मैंने उसे सेंस किया कि वो राइट की साइड की तरफ आ रहा है, तो अब मैं अपने हाथ को मोटर एक्शन को, हाथ का मूवमेंट जो है वो राइट साइड की तरफ दूंगा। तो अब यहाँ पे कनेक्शन परसेप्शन में क्या हुआ कि सेंसरी और मोटर में कनेक्शन हो गया, तो इसको कहते हैं परसेप्शन। सही है कि क्या कि इसको हम मेडिकली इस तरह यूज़ करते हैं कि जब हम आईवी कैनुलेशन करते हैं तो हम पहले परसीव करते हैं उसके वेन को, टच करते हैं हैंड से कभी कभार, तो जो ब्लाइंड होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ वेन यहाँ में, तो फिर उसके मुताबिक हम जो है आईवी कैनुलेशन जो है करते हैं, आईवी इंजेक्शन देते हैं। किसी पर्सन का अगर स्किन टाइट होगा, मजबूत होगा, सख्त होगा, तो हम मूवमेंट कह देंगे, हम हाथ को थोड़ा तेज़ के साथ इंटर करेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो हमारे पास परसेप्शन और मोटर एक्शन आपस में कनेक्शन हो गए, तो इसे कहते हैं परसेप्शन को। यहाँ पे एग्जांपल में कि एडजस्ट हीट ऑफ स्टोव टू करेक्ट टेम्परेचर बाय स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड, कि हमारे पास जो है अक्सर हम देते हैं कि हम कहते हैं कि हाँ ये जो चीज़ पक रही है तो उससे स्मेल अच्छी नहीं आ रही, आप देख लो कहीं जल तो नहीं रही, या कहीं से गैस लीकेज होती हैं तो हम उसकी तरफ भाग जाते हैं, वो बटन वगैरह ऑफ कर लेते हैं, तो फिर इसे कहते हैं परसेप्शन। इसके बाद हम आ जाते हैं सेट पे। परसेप्शन के बाद सेट, रेडीनेस टू एक्ट, इट इंक्लूड मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल सेट, कि हमारे पास एक सेट, एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा प्लेटफार्म जहाँ पे हम जो है फिजिकली, मेंटली और इमोशनली जो है उसके लिए रेडी हो जाते हैं कि अब यहाँ पे हमने एक्शन करना है, वो काम मैंने परफॉर्म करना है। एग्जाम्पल आप देख लें कि नो एंड एक्ट अपॉन अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखो कि जो हमारे पास एक प्रोसेस है, या मीन्स मैंने नर्सिंग जो है, कोई स्टूडेंट नर्सिंग स्टार्ट कर रहा है, तो क्या उसने नर्सिंग पढ़ा तो वो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहा है, तो हॉस्पिटल वगैरह या इस तरह कोई लैब वगैरह है तो उसमें क्या करता है
तो उसमें वो एक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, मेंटली फिजिकली इमोशनली ख़ुद को रेडी कर लेते हैं, सेट कर लेता है कि हाँ नर्सिंग में ये काम होना है, फिर मैंने ये काम करना है, मैंने ये चीज़ें देखनी होगी, अगर मैं करनी होगी, अगर मैंने एक प्रोफेशनल नर्स बनना है, तो इसको कहते हैं सेट। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं गाइडेड रिस्पांस। हमने एक चीज़ को परस्यू और मोटर एक्शन कर लिया, हमने फिर सेट भी कर लिया कि सेट के हमने ये काम करना है, इसके लिए मुझे ये सीखना होगा, ख़ुद को एग्री कर लिया, जान लिया। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं गाइडेड रिस्पांस पे। द अर्ली स्टेज इन लर्निंग अ कम्प्लेक्स स्किल दैट इंक्लूड इमिटेशन एंड ट्रायल एंड एरर। MCQs के लिए याद रख लें कि गाइडेड रिस्पांस में हमारे पास इमिटेशन, ट्रायल एंड एरर होंगे। तो क्या होगा कि मैंने पास स्किल्स भी आ गए, तो अब स्किल डायरेक्टली जो है वो मैं उसमें मास्टर नहीं बन सकता, वो मैं गलतियां करूंगा, ट्रायल एंड एरर करूंगा, उसके बाद जो है मैं एक प्रोफेशनल पर्सन बनूंगा, एक कम्प्लेक्स स्किल मैं सीखूंगा। तो गाइडेड रिस्पांस में ये आता है कि हम प्रैक्टिस लैब वगैरह में हम पहले IV कैनुलेशन, IV वगैरह इंजेक्शन वगैरह जो है वो पहले हम क्या करते हैं, हम डमीज़ वगैरह पे करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम कहीं हॉस्पिटल में जाके उसे परफॉर्म करते हैं। तो ये ट्रायल एंड एरर, ये गलती करना फिर करना, गलती करना फिर करना, एक काम को इसे कहते हैं गाइडेड रिस्पांस को। तो गाइडेड रिस्पांस के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म में क्या है कि इंटरमीडिएट स्टेज इन लर्निंग अ कम्प्लेक्स स्किल, लर्न रिस्पांस हैव बिकम हैबिचुअल एंड द मूवमेंट कैन बी परफॉर्म विद सम कॉन्फिडेंट एंड प्रोफेशनल। कि एक चीज़ मैंने सीख ली, उस पर ट्रायल एंड एरर मैंने कर लिए, उसके बाद जो है मैं उसको वो चीज़ें जो है वो उसको अपनी आदत बना रहा हूँ, उसे कम्प्लेक्स जितने भी थे उसे एक कॉन्फिडेंस और एक प्रोफेशनल तरीके के साथ मैं उसे परफॉर्म कर रहा हूँ। तो उसे क्या कहते हैं, मैकेनिज्म। यहाँ पे एग्जांपल से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे लिखा है कि अ सर्जन इज एबल टू परफॉर्म अ सर्जरी आफ्टर गॉट एक्सपीरियंस फ्रॉम सीनियर सर्जन एंड प्रैक्टिस। इस तरह एक नर्स क्या करता है, एक डॉक्टर अपने सीनियर से सीखता है, उसे सीख लेता है और फिर क्या करते हैं, फिर उसे परफॉर्म करने की कोशिश करता है कॉन्फिडेंट के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस हो चुका हुआ होता है कि ये किस तरह होता है, इसका क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो ये हमारे पास फिर आ जाते हैं मैकेनिज्म में। फिर मैकेनिज्म के बाद हम आगे जाते हैं किसमें, कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पांस में। कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पांस में ये कि द एबिलिटी टू स्किलफुली परफॉर्म कम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ एक्शन। इसमें क्या है कि मैकेनिज्म में तो हम सीख गए कि किस तरह परफॉर्म करते हैं और हम परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पांस में हमारे पास ये होता है कि एक कंडीशन अगर हमारे पास चेंज भी होती है, किस तरह, एग्जाम्पल में आप देख लें, सीख जाएंगे फिर। कैनुलेशन ऑफ एडिमा पेशेंट हुज वेन इज नॉट विजिबल। देखो एक आम पर्सन में एक पेशेंट जिसका वेन विजिबल है, उसमें अगर आप IV कैनुलेशन करते हैं तो वो मैकेनिज्म में फिर आता है। लेकिन जब आप एडेमा पेशेंट का जो कि कम्प्लेक्स पेशेंट होते हैं उसका वेन आपको विजिबल नहीं होता, उसमें जब आप IV कैनुलेशन करना सीख जाते हैं, या छोटे बच्चों में जिनका वेन इंतहाई बारीक होता है उसमें अगर आप ये सीख जाते हैं, फिर आप कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पांस में आते हैं। इसे कहते हैं कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पांस। सही है। इसमें आप ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैनुलेशन एक एडेमा पेशेंट में करना, आप छोटे बच्चों में कैनुलेशन करना, आप जो है साइकाट्रिक पेशेंट को जो है हैंडल करते हैं। तो ये फिर हमारे पास आ जाते हैं कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पांस में। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या है कि स्किल आर वेल डेवलप्ड एंड द इंडिविजुअल कैन मॉडिफाई मूवमेंट पैटर्न टू फिट अ स्पेशल रिक्वायरमेंट। इसमें ऐसा होता है कि आपके स्किल इतने मजबूत हो जाते हैं कि आप जो है आपके पास अगर कंडीशन चेंज भी होती हैं तो फिर भी आप उसमें फिट हो सकते हैं। रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस। देखो कि आपके पास अगर आप नर्स हैं और आपके पास स्किल हैं तो क्या होते हैं कि आपके पास इमरजेंसी न्यू सी न्यू कंडीशन भी अगर आपके पास आ जाए, एक अनयूजुअल केस भी आपके पास आ जाए तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो फिर ये हमारे पास आ जाते हैं एडाप्टेशन में। इसमें आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं कि ट्रीटिंग अ पर्सन विद अ मल्टीपल ट्रामास, जो कि आपके पास एक न्यू केस है जिसमें एयरवे, हार्ट,
रिब्स वगैरह, बोन वगैरह की प्रॉब्लम है, तो फिर आप इसमें आते हैं, आप एडाप्टेशन में आते हैं कि आपने स्किल्स इतने आपके मजबूत हो गए कि अगर आपके पास कोई न्यू पैटर्न वगैरह भी आ सकता है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसे एक स्पेशल रिक्वायरमेंट में फिट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो हमारे पास है वो है ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिंग न्यू मूवमेंट पैटर्न टू फिट अ पर्टिकुलर सिचुएशन और स्पेसिफिक प्रॉब्लम। लर्निंग आउटकम एम्फेसाइज क्रिएटिविटी बेस्ड अपॉन द हाईली डेवलप्ड स्किल। इसका एग्जांपल आप देख रहे हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट क्रिएट न्यू मेथड ऑफ कार्डियक सर्जरी। ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं कि जब आपके पास स्किल्स इतने मजबूत हो जाए कि आप एक कंडीशन पे आ जाए कि वहाँ पे आप एक नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह नर्सिंग, हमारे पास जो नर्सिस थ्योरीज बनाते हैं, जो हमारे पास डिस्कवरीज होते हैं, जो हमारे पास रिसर्च हो रहा है, जो हमारे पास डिफरेंट वेज आ रहे हैं कि एक किस तरह हम इजी से इजी, कम से कम, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट पेशेंट को देंगे, तो वो तमाम हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ये एक एक्सट्रीम और हायर लेवल ऑफ क्या हमारे पास है स्किल्स हैं, हाईली पैटर्न और पोजीशन ऑफ स्किल्स हैं कि इसमें आप एक ऐसे पोजीशन पे हो जाते हैं कि वहाँ पे आप एक नई चीज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो था ब्लूम्स टेक्सोनोमी का एक वीडियोस लेक्चर था जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, जो आप बीएसएन के हर सेमेस्टर में आप इसको यूज़ करेंगे। आप जो है रिसर्च वगैरह जितनी भी चीज़ आपके पास होगी, जहाँ भी होगी, आप सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। ये सेकेंड सेमेस्टर भी यूज़ होते हैं और फिफ्थ सेमेस्टर में टीएलपी का ये हमारे पास एक यूनिट है, तो तब भी आप इसको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोस को। ओके, थैंक यू।